मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1918 में आया था। इसमें मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम है और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल का। हुआ क्या था कि 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने बहुत सारी डिमांड रखी थी अंग्रेज़ों के सामने कि जो भी यहाँ के पार्लियामेंट है, चाहे वो स्टेट का हो जो उसमें प्रोविंशियल कहलाता था या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें हमारी सीटें बढ़ाई जाए। और उसके लिए एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म नाम से एक कानून आया था। फिर इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एक लॉ भी बना था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी में। तो ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी पास हुआ। उसमें क्या किया गया, जो दिल्ली में सेंट्रल असेंबली थी उसमें अभी के अगर इजी टर्म में समझें तो राज्यसभा और लोकसभा जैसे अभी हम लोगों का है, तो बाइफर्केशन उसी टाइम में हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो केंद्रीय असेंबली थी उसको दो भाग में विभाजित कर दिया गया और जो राज्य की असेंबली थी वहाँ पर भी विभाजन हुआ, लेकिन वहाँ पर सब्जेक्ट मैटर को डिवाइड कर दिया गया था। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें होगी जो ब्रिटिश लोग देखेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो कि यहाँ के इंडिया के जो मेंबर होंगे वो चुनेंगे। तो एक बार इसको लिखते हैं। यहाँ से आया 1919 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, अच्छा, इस एक्ट के तहत हुआ क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1918 में आया है। 1916 में जब लखनऊ समझौता हो रहा था तो उस समय कांग्रेस ने कुछ डिमांड रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि हमारी भागीदारी बढ़ाई जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो इसकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस रिफॉर्म्स के आने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक नियम बनता है, नियम पारित होता है वहाँ पर, जिसे कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी में, एक साल के बाद। इस एक्ट ने क्या क्या परिवर्तन किया है बस एक बार सुन लेते हैं। होता है क्या कि जो सेंट्रल असेंबली थी, केंद्रीय असेंबली, उसके अंदर जिसको बोलते थे हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये थी केंद्रीय। तो केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली को दो भाग में तोड़ दिया गया है। और स्टेट के अंदर भी जो जिसको बोलते थे प्रोविंशियल असेंबली, यहाँ पर भी दो भाग में तोड़ दिया गया। हुआ क्या, प्रोविंशियल के अंदर कुछ मेंबर जो इंडियन थे और कुछ जो इंग्लिश मेंबर थे, तो इंग्लिश मेंबर को रिजर्व ग्रुप कहा गया और इसके पास अच्छे वाले सब्जेक्ट होते थे, जैसे फाइनेंस का सब्जेक्ट हो गया या सुरक्षा का हो गया। बट जो इंडियन मेंबर थे, ये इंडियन मेंबर हैं, इसके पास छोटे छोटे सब्जेक्ट होते थे जैसे कि शिक्षा का हो गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया, रिजर्व, और इसको बोलते थे ट्रांसफ़र। ठीक है, तो कुछ समझना यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली को भी दो भाग में बांटा था और इसके अलग अलग नाम भी किए थे। जो अभी का राज्यसभा और लोकसभा है, सिमिलर पैटर्न पे यहाँ किया गया था। एक का नाम था लेजिस्लेटिव असेंबली और एक का स्टेट काउंसिल। ठीक है, और इस वजह से चूंकि दो भाग में विभाजित किया गया, केंद्रीय में भी और स्टेट वाले के अंदर भी, तो इसको बोलते हैं कि डायआर्की लाया गया।
तो एक क्वेश्चन आता है कि डायरकी कब लाया गया, तो 1919 ईस्वी में। किसके तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। तो इंपॉर्टेंट डेट में बस ये 1919 ईस्वी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसके अंदर डायरकी लॉ बोलते हैं जिसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों जगह केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में भी दो भाग कर दिया गया, इस वजह से। अगला इंपॉर्टेंट घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हुआ क्यों था? क्योंकि 1919 मार्च में एक कानून आया था अपने देश में, रॉलेट एक्ट के नाम से। ठीक है, इस कानून के अंदर ये था कि भारतीयों को बिना कुछ बताए उसे बंदी बना लिया जाता था, और कितने टाइम के लिए बंदी रखना वो भी नहीं बताया जाता था, ना उसका कोई सबूत सामने कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता था। यानी उसमें कोर्ट नहीं था, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। इसको बोला ही जाता है नो दलील नो अपील, ओनली अरेस्ट। अच्छा, ये आज के टाइम में अगर हम इसको समझें ना रॉलेट एक्ट को, तो आज के टाइम में अपने यहाँ आर्टिकल 22 को जब हम रीड करते हैं, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, उसके अंदर दो प्रावधान है। 22 का क्लाउज 1 ये बोलता है कि जो डिटेंशन हुआ है उसके बाद सज़ा होगी और कोर्ट सज़ा तय करेगी। और जो क्लाउज 2 को देखते हैं तो उसके अंदर ये है कि आपको डिटेन कर लिया गया है, बट कोर्ट के सामने अभी नहीं लेके जाएगा, वो इसलिए आपको अरेस्ट किया गया है कि आप आगे फर्दर कोई गलत काम ना करें। एग्जाम्पल के तौर पे जब इंदिरा गांधी के समय एक मीसा एक्ट आया था, या यूएपीए भी जो है वो भी आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 के अंदर ही है। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट बोलते हैं। तो रॉलेट एक्ट में कुछ ऐसा ही था, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर ही आता है। ठीक, तो होता क्या था उस टाइम पे कि जो भी क्रांतिकारी थे उसको पकड़ लिया गया, अंदर डाल दिया गया। किसके बिना पर? रॉलेट एक्ट लागू है इसलिए। ठीक है, तो इसी एक्ट का यूज करते हुए अंग्रेज़ों ने दो लोगों को, बहुत लोगों को गिरफ्तार किया था, बट जो दो नाम फेमस थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इन दोनों को बंदी बना लिया था। और इन दोनों को छोड़ दिया जाए, इसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे थे। पंजाब में अमृतसर में एक बहुत बड़ा एरिया, खुला एरिया था, मतलब खुला तो नहीं था, वो तीन तरफ से बंद था, सामने से बस एक रास्ता था यहाँ से, और यहाँ पर बहुत भीड़ थी जलियांवाला बाग में। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सैफुद्दीन किचलू को छोड़ दिया जाए, सत्यपाल मलिक को छोड़ दिया जाए। इसके प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ही माइकल ओडायर आते हैं, और जो एकमात्र रास्ता था इस पर पुलिस आती है और वो बोलते फायरिंग स्टार्ट कर दो, बिना ये नोटिस दिए कि आपको यहाँ से चले जाना है, या फिर बिना कि हवाई फायरिंग कर दे तो लोग चला जाए। उन्होंने सीधा यहाँ पर फायरिंग किया था, और कहते हैं कि 400 से लेकर 1500 लोग मरे थे। इसके बाद एक कमेटी भी बैठती है, विलियम हंटर के नाम से कमेटी भी बैठती है, उन्होंने भी ये काम गलत ही बोला था। इवन एक बार ऐसा होता है कि जनरल डायल से पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए ये रास्ता थोड़ा बड़ा होता तो आप क्या मशीन गन लाकर मारते? तो उन्होंने कहा था हाँ। और उन्होंने कहा था कब तक मारते? तो जब तक गोली रहता तब तक हम मारते। उनको इस बात का कभी वो नहीं हुआ। इवन आज तक कभी फॉर्मली ब्रिटेन ने अपोलाइज नहीं किया है कि हमसे गलती हुई है। हाँ, रेग्रेट किया है 2019 में कि जो जलियांवाला बाग, अच्छा ये हुआ कब था? ये हुआ था 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को। ठीक है, तो आज तक भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है? 13 अप्रैल एक डेट है। दूसरा, ये प्रोटेस्ट हो रहा था किसके लिए? तो सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। ये है कहाँ पर? अमृतसर में। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है रॉलेट एक्ट, ये भी आया था, ये मार्च में आया था, और ये घटना अप्रैल का है। रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, रॉलेट एक्ट का एक और नाम था अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट। ठीक है, अब 1919 के बाद जो अपना इम्पोर्टेंट घटना है वो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का इसका रीज़न क्या था, ये हुआ क्यों था, एक बार इसको समझते हैं। 1919 तक में आखिर अपने पास कौन कौन सी चीज़ें हुई थी?
एक साल पहले देखा तो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, और उस टाइम पे क्या हुआ था कि दाम काफ़ी बढ़ गया था सामान का वर्ल्ड वार की वजह से। तो लोगों में एक असंतोष था कि हर चीज़ का दाम बढ़ चुका है। अच्छा, भारतीय सेना को ऐसा भी लग रहा था कि हम चूँकि ब्रिटेन का सपोर्ट कर रहे थे वर्ल्ड वार फर्स्ट में, तो लग रहा था कुछ न कुछ हद तक हम लोगों को स्वतंत्रता दी जाएगी, चाहे डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे या कुछ भी दे, बट कुछ हद तक कंट्रोल ख़त्म होगा। वो नहीं हुआ, वो एक असंतोष था। दूसरा एक उस टाइम में खिलाफत मूवमेंट भी हुआ था। हुआ ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब ब्रिटेन जीत जाता है और तुर्की हार जाता है, तो तुर्की में तब सल्तनत थी उस्मानिया सल्तनत, जिसे ऑटोमान एम्पायर बोलते हैं, और वहाँ का जो राजा था वो पूरे मुस्लिम समुदाय का खलीफा कहलाता था। तो अंग्रेज़ों ने उसको हटा दिया। तो इस वजह से पूरे दुनिया भर में मुसलमानों के अंदर एक गुस्सा था कि खलीफा को नहीं हटाया जाए। तो भारत में भी अली ब्रदर से बोलते हैं, मोहम्मद अली, शौकत अली, उन लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो खिलाफत मूवमेंट, और फिर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये सारे रीजन थे जिसके वजह से कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसको लीड गांधी जी कर रहे थे। इसके लिए एक सेशन भी होता है नागपुर अधिवेशन में, जहाँ से ये पारित करता है कांग्रेस की अब से असहयोग आंदोलन चलेगा। अच्छा, इस दिन 1 अगस्त को ये स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 1 अगस्त को, और इस दिन ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ है, एक तो स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त को, एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा है किसके वजह से ये हुआ, तो एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, दूसरा खिलाफत आंदोलन हो गया। ठीक है, अगला रीजन ये हो सकता है कि जो विश्व युद्ध है उसके वजह से, क्योंकि तब दाम बढ़ चुका था सारे सामान का, है ना। अब असहयोग आंदोलन में करना क्या था, तो अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है, नागपुर अधिवेशन से ये चीज़ें पारित। कांग्रेस में जो भी आंदोलन हुए हैं गांधी जी के टाइम में, वो कहीं ना कहीं किसी सेशन से वो पहले पारित होता था। उसका सब कुछ ये डिसाइड होता था कि आखिर कैसे इसको आगे बढ़ाना है। जैसे असहयोग आंदोलन को कैसे, क्या इसमें क्या क्या काम करना था, तो एक ये था कि गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे गवर्नमेंट को, उनका बाइकआउट किया जाएगा, और हम लोग अपने स्तर से समाज में सुधार लाएंगे। उसमें कताई बुनाई का काम होता था, उसमें सुधार लाएंगे, स्कूल कॉलेजेस खोले जाएंगे। तो ये सारे काम थे। एक और चीज़ हुआ था इसी टाइम में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो यहाँ पर सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि इतने लोगों को मार दिया गया। तो गांधी जी उस समय अपना जो उसको एक टाइटल मिला था कैसर-ए-हिंद, उसका सरेंडर कर दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी सरेंडर कर दिया था, उनको टाइटल मिली थी नाइटहुड की। तो एक और चीज़ यहाँ पर लिख लेना है कि नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी टैगोर ने, और कैसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी ने। ठीक है, अच्छा, असहयोग आंदोलन में ये पहली बार हुआ था जब 1921 ईस्वी की बात है, सितंबर 1921, 1921 में, जब गांधी जी ने ये कहा था बाकायदा कि अगर जिस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं असहयोग को, ये अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 1 साल के अंदर स्वराज आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन के तहत ये कहा था कि उन्हें 1 साल के अंदर स्वराज आ जाएगा, तो वो असहयोग आंदोलन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 1 अगस्त स्टार्ट हुआ और इस दिन तिलक की मृत्यु, और इस वजह से यहाँ पर एक फंड भी बनता है जिसमें 1 करोड़ रुपया जमा हो गया था, वो फंड ही था इन्हीं के नाम से, तिलक स्वराज फंड। तिलक स्वराज फंड कब बना, 1920 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन में क्या करना है, सरकार का साथ नहीं देना है। ठीक है, अच्छा, खिलाफत आंदोलन एक है यहाँ पर। तो खिलाफत आंदोलन में जो प्रोमिनेंट लीडर थे उनको बोलते हैं अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। 2 नाम है, मोहम्मद अली, शौकत अली।
अब 1921 ईस्वी में गांधी जी ये बोलते कि स्वराज आ जाएगा, बट होता क्या है कि अगले ही साल 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट असहयोग के वजह से ही हो रहा था कि हमको धरना देना है, साथ नहीं देना है सरकार का। तो वो एक धरना ही था या सभा था, जो कि गोरखपुर ज़िला में, ये जगह है एक गोरखपुर ज़िला के अंदर, एक बड़ी भीड़ आई और वहाँ का जो दरोगा था उन्होंने भीड़ को चले जाने को कहा, नहीं गया। गुस्से में उन्होंने हवाई फायरिंग कर दिया था। भीड़ और गुस्सा हो गई और उन लोगों ने पुलिस स्टेशन को घेर के, ये एक पुलिस स्टेशन है चौरी चौरा में, घेर के आग लगा दिया, जिसमें कहते हैं कि जितने लोग थे सिवाय एक को सारे मर गए थे, यानी 22 आदमी, 22 पुलिस वाले मर गए थे। ये घटना जब पता चलता है गांधी जी को तो उन्हें को लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि भारत अभी तैयार नहीं था इस चीज़ के लिए कि अहिंसा से, वो अहिंसा और सत्याग्रह से वो जीत सके। क्योंकि अभी भी लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम हिंसा करके शासन ले सकते हैं, स्वराज ले सकते हैं या स्वशासन ले सकते हैं। तो गांधी जी को यहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा एक गलती का एहसास हुआ, या उन्हें लगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, अहिंसा के रास्ते से हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। और उसके जस्ट एक सप्ताह बाद, ये घटना है 5 फरवरी का, इनके एक सप्ताह बाद, पहले तो ये 5 दिन का भूख हड़ताल किए गांधी जी, और 12 तारीख के आसपास उन्होंने असहयोग वापस ले लिया था इस घटना के वजह से। तो चौरी चौरा में इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है उसका डेट, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। हुआ क्या था? जो पुलिस हेडक्वार्टर था गोरखपुर ज़िले के अंदर, उसे जला दिया गया था। हेडक्वार्टर नहीं था वो, चौरी चौरा में एक जो पुलिस स्टेशन होता है उसे जला दिया गया था, जिसमें 22 लोग मर गए थे। और 12 फरवरी को वापस कर दिया गया था असहयोग। अच्छा, जब असहयोग वापस कर दिया गया तो काफ़ी लोग नाराज़ थे इससे। इवन उस समय नेहरू जी जेल में बंद थे, उन्होंने भी कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और भी बहुत सारे लोगों ने, कि ये गलत हुआ कि गांधी जी को वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देश एक तरह से बढ़ रहा था अपना अंग्रेज़ों से सब कुछ हासिल करने के लिए। ठीक है, लेकिन कि गांधी जी ने इसे बंद कर दिया था 12 फरवरी को, असहयोग वापस। और इस वजह से एक और चीज़ हुआ था इंडिया में 1922 के बाद ही। हुआ क्या कि उसमें जितने रिवॉल्यूशनरी वाले लोग थे, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, तो वो लोग पहले असहयोग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट जब उन्हें लगा बंद हो गया तब क्या करें। तो 1924 ईस्वी में इन्हीं लोगों ने एक पार्टी बनाई है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से, कि अब हम लोग क्रांतिकारी विधि से ही देश को आज़ादी दिलाएंगे। इसमें जो नाम है आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ये जितने भी नाम हैं, ये सब ने मिलकर ये पार्टी बनाई थी। और यही पार्टी बाद में जाके, यानी कि 1928 ईस्वी में, इसका नाम बस चेंज होता है। फिरोज शाह कोटला मैदान में एक मीटिंग हुई थी जिसमें इसका नाम कर दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन कर दिया गया था इसका नाम। ये हिंदुस्तान है यहाँ पर, हिंदुस्तान। हाँ, 1928 ईस्वी में इसका नाम चेंज हुआ था और तब नाम हो गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पर बना था? तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, जिसको अभी नाम बदल कर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली। ठीक है, ये आज़ाद है, चंद्रशेखर आज़ाद। अच्छा, 1922 से जब असहयोग ख़त्म हो गया, तब से अगर हम देखें 1927-28 ईस्वी तक, तो कांग्रेस का ऐसा कुछ बड़ा मूवमेंट हो नहीं रहा था उस टाइम पर, क्योंकि असहयोग के बाद बहुत सारे लीडर को तो डिटेन कर लिया, बंदी बना लिया गया था। तो उस समय जो फेमस केस हुआ था वो था 1925 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, जब कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ क्रांतिकारी एक्टिविटी की थी, जैसे कि मेरठ कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं या पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं, तो वो 1925-1927 ईस्वी का है। अच्छा, एक और चीज़, 1922 ईस्वी में जब असहयोग वापस ले लिया गया था,
तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने अंदर डिवाइड हो गई थी। एक को तो लग रहा था कि, अधिकांश को लग रहा था कि गांधी जी को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बट फिर भी डिसीजन हो चुका था। तो उसके बाद कांग्रेस के नेता दो तरफ मूव कर गए। एक जो चाहते थे कि हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर चेंज लाएं, और एक कुछ चाहते थे कि चेंज नहीं लाएं। तो एक को प्रो चेंजर बोलते हैं, एक को नो चेंजर। यानी कि नो चेंजर जो कुछ चेंज ज़्यादा नहीं चाहते थे गवर्नमेंट के अंदर। उसमें जो प्रमुख नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और जो चाहते थे नहीं चेंज हो, उसमें सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। तो हुआ ये कि 1922 ईस्वी में जब गया सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो गया सेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। उन्होंने वहाँ पे स्वराज पार्टी बनाई थी। स्वराज पार्टी ये बोल रही थी कि अब जो भी इलेक्शन होंगे केंद्रीय असेंबली के लिए, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ पर हम लोग अपनी बात पहुँचाएंगे, जीतेंगे, अपनी बात पहुँचाएंगे। तो उसमें जो इलेक्शन होता है, टोटल 104 सीट में से 42 सीटें जीती थी, और फाइनली जाके एक भारतीय अध्यक्ष बन गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, विट्ठल भाई नाम था। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर स्वराज पार्टी। 1922 ईस्वी में गया सेशन, गया अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास। ठीक है। और इस अधिवेशन में फिर चित्तरंजन दास ने पार्टी बनाई थी स्वराज पार्टी, और ये खुद अध्यक्ष थे इस पार्टी के। ठीक है, अध्यक्ष इसके और एक सेक्रेटरी। सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू, और एक अध्यक्ष। अध्यक्ष तो चित्तरंजन दास ही थे। अच्छा, ये पार्टी क्या चाहती थी कि हम इलेक्शन लड़ें, ठीक है। और उस समय जो इलेक्शन हुआ था 104 सीट के लिए हुआ था, और इसमें से इन्होंने 42 जीता था। और इस वजह से एक इंडियन जिसका नाम था विट्ठल भाई, ये फिर उस असेंबली के स्पीकर बन गए थे। ठीक है, केंद्रीय असेंबली के स्पीकर। तो क्वेश्चन है, गया अधिवेशन कब हुआ? 1922 में। अध्यक्ष चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास कौन सी पार्टी बनाई? स्वराज पार्टी बनाई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो खुद थे। सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू। और फिर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो इलेक्शन के बाद केंद्रीय असेंबली के स्पीकर कौन बने थे? फर्स्ट टाइम था विट्ठल भाई। तो ये सब याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करते हैं कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद, तो उसमें एक और प्रावधान था कि जो भी नियम अभी लग रहा है इसको हम लोग 10 साल में एक बार देखेंगे, इसका असेसमेंट करेंगे, और उस 10 साल के बाद तो उसी को असेसमेंट करने के लिए कि जो भी नियम कानून लगा है 1919 में, तो भारत में किस तरह से चल रहा है, अच्छा है खराब है, क्या चेंज होना चाहिए या क्या चेंज नहीं होना चाहिए, इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कमेटी बनती है जो कि भारत आई, जिसमें 7 MP थे। उसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन हेड कर रहे थे उसको। टोटल 7 MP थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के MP थे। वो भारत आते 1927 ईस्वी में वहाँ बनती, 1928 में भारत आते हैं वो, ठीक है। तो साइमन कमीशन में ये था कि जब वो भारत के अंदर की सारी चीज़ें देखेंगे कि वहाँ कैसा कानून चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, बट उसमें कोई भी भारतीय मेंबर ही नहीं है, तो वो एनालाइज कैसे कर सकते जब कोई भारतीय है ही नहीं उसमें। तो इसके लिए भारत में हर जगह विरोध हुआ था, और यही टाइम था साइमन कमीशन के विरोध के जब विरोध कर रहे थे तब लाला लाजपत राय को लाठी लग जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो साइमन कमीशन लिख लेते हैं 1928 ईस्वी।
ठीक है। भारतीयों ने विरोध क्यों किया था? क्योंकि इसमें एक भी इंडियंस नहीं थे। विरोध क्या था? क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं थे। ठीक है। टोटल इसके मेंबर कितने थे? तो इसमें 7 MP थे। साइमन कमीशन का नारा भी फेमस था, साइमन कमीशन गो बैक, जो इंडियंस ने, और इसी टाइम पे विरोध करने के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इसका ईस्वी है। ये इसलिए आया था क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का ही ये प्रावधान था कि 10 साल के बाद हमको एनालाइज करना है कि भारत में जो भी नियम कानून आया वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है।